Assalamu alaikum. Good afternoon to everybody, and thank you, Ms. Fajar and our team. This is Mia Mohammad Ramzan, as you all know, and along with me is Muhammad Imran Malik, FCMA. So let's start our today's topic, and that is overview and salient features of SOE Act and Policy 2023. I would like to explain the background of this. As you all know that governance of state-owned enterprises has been an issue since long. जब से ये स्टेट ओन्ड एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं, रादर ये 1970s में जब स्टेट ओन्ड एंटिटीज का बहुत सारी जो प्राइवेट एंटिटीज थी वो स्टेट ने एक्वायर की, और उसके बाद से ये बेसिकली शुरू हुआ ये मसला कि वो जो बेस्ट परफॉर्मर यूनिट्स थे बेसिकली जो प्राइवेटाइजेशन से नेशनलाइज हुए, उस वक्त से ये इशू आना शुरू हुआ। और उसके बाद से फिर कुछ एंटिटीज़, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने भी अपनी अपनी एंटिटीज़ क्रिएट की। उसमें सबसे पहले नेस्पाक की एक मिसाल है, जो इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक पहली कंपनी थी जो कि प्राइवेट सेक्टर में बेसिकली एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी जो बनी थी। और उसके बाद नेशनल कंस्ट्रक्शन, एंड देन उसके बाद बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट ऐसे थे जिन्होंने कोई भी बिजनेस करना होता था या कमर्शियल एक्टिविटी करनी होती थी, बिकॉज गवर्नमेंट वर्क इज़ नॉट टू, गवर्नमेंट का जो काम है वो बिजनेस करना नहीं है। तो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में या कमर्शियल साइड पे देखा कि उसमें कुछ पोटेंशियल है या अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर उसको कैटर फॉर नहीं कर सक रहा, तो प्राइवेट यानी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज जो हैं वो खोल के काम करना शुरू किया। कुछ एनेक्टमेंट के थ्रू भी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू भी कंपनीज इस्टेब्लिश हुई। और उसके बाद आपकी मिसाल वापडा की सब्सिडरीज हैं, जिसमें 90s में वापडा डिल्यूट हुआ, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जैनकोज और सारी जो हैं वो भी एक सब्सिडरीज लिमिटेड कंपनीज की तरह वजूद में आई, और उसकी गवर्नेंस और साथ ताकि उसकी गवर्नेंस और बहुत सारी इंडिपेंडेंस उसको हासिल हो। एंड सेम लाइक और भी बहुत सारी एंटिटीज स्टेट ओन्ड आपने देखी होंगी। पराल, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन, एफबीआर ने एक सब्सिडरी बनाई जो कि उसकी ऑटोमेशन के फंक्शन को देखती है। और उसके अलावा बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट कंपनीज बनाई हुई हैं। आप जीएचक्यू को देखें, उसके बाद उसमें एडब्ल्यूटी, और उसके साथ साथ फौजी फाउंडेशन थी जो कि स्टेट ओन्ड बेसिकली एंटरप्राइजेज कहलाती हैं, क्योंकि उसमें अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर जो है वो गवर्नमेंट है या उसके स्टेक होल्डर्स हैं। तो इस तरीके से इतनी सारी कंपनीज, और सुई गैस में अगर आप देखें SNGPL, SSGPL, एंड देन नंबर ऑफ एंटिटीज हैज़ बीन क्रिएटेड बाय मेनी डिपार्टमेंट्स, जिसमें फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड भी है और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इनकी गवर्नेंस के हवाले से इशू रहा, और स्पेशली अगर आप पावर सेक्टर में देखें तो इनमें परफॉर्मेंस के बड़े इश्यूज रहे। पाकिस्तान स्टील देख लें, उसमें परफॉर्मेंस का इशू रहा। PIA देख लें, उसमें भी परफॉर्मेंस का इशू रहा, जिसकी वजह से बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस जो है उसके बारे में सवालात उठना शुरू हो गए। इवन इनको वाइट एलिफेंट कहना शुरू हो गए लोग, क्योंकि ये पाकिस्तान के बजट का एक, जितनी बेसिकली गवर्नमेंट रन करने की कॉस्ट होती थी ऑलमोस्ट उतना बजट जो है वो हर साल इन एंटिटीज़ को फीड करने में लगता है, क्योंकि वो सेल्फ सस्टेन्ड नहीं रही। तो उनकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी अरसे से बात होती रही, और या तो ये था कि उनको प्राइवेटाइज दोबारा कर दिया जाए, लेकिन उसमें भी बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी PIA की निजकारी जो है वो बहुत कई दफ़ा शुरू हुई, लेकिन इस दफ़ा शायद पाया तकमील को पहुंच जाए। और भी बहुत सारी एंटिटीज़ हैं जिनको पाकिस्तान स्टील को लोग कहते हैं कि जी अगर प्राइवेट हाथों में दिया जाए तो ये एक प्रॉफिट मेकिंग यूनिट बन सकता है। तो ये गवर्नमेंट की जो मशीनरी की इनएफिशिएंसीज हैं उनको कंट्रोल नहीं किया जा सक रहा था, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान का जो बजट है उसका भी मेजर पोर्शन ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है अब भी 1000 अरब, यानी कि 1,000 अरब से ज़्यादा की अमाउंट जो है वो इन एंटिटीज़ पे स्पेंड होती है, तो ताकि इनको फीड किया जा सके और जस्ट रन किया जा सके। तो इनकी परफॉर्मेंस एंड सस्टेनेबिलिटी को बेहतर करने के लिए तो ये जो है पहले भी इसमें कोशिश होती रही थ्रू SECP, पब्लिक सेक्टर कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स 2013 भी आए।
और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अभी भी सेटिस्फैक्टरी नहीं रही एक्सेप्ट फ्यू। तो इस सिलसिले में आप देखें कि अभी स्पेशल फोकस गवर्नमेंट ने दोबारा किया, स्पेशली जो निगरान गवर्नमेंट थी वो जब आई लास्ट टाइम, और उससे पहले भी काम इस पे शुरू हो चुका था, क्योंकि आईएमएफ का भी हमेशा से प्रेशर रहा है कि आप ये जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं इसको या तो प्राइवेटाइज करें या फिर ये है कि इनको फीड करना छोड़ें, सो दैट कि वो सेल्फ सस्टेन्ड हों और पाकिस्तान के बजट का मेजर पोर्शन जो है उसमें ना जाए और वैसे भी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो। तो इसमें एक परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, उसकी लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, गवर्नेंस और ऑपरेशनल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक एक्ट प्रोमलगेट हुआ। इसमें 2021 से काम शुरू हुआ था और एक सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फाइनेंस डिवीजन के अंदर बना और उसने भी काम किया और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस एक्ट 2023 जो है ये वजूद में आया और 2023 अप्रैल में ये प्रोमलगेट हुआ। इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं और ये किन पे इम्प्लीमेंट होगा। ये बेसिकली कुछ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज सिंपली मीन के जिनको जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है, मेजर स्टेक होल्डर है, वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज कहलाती हैं। यानी अगर हम सिंपल ज़बान में समझें तो ये जो एक्ट आया है इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगा, इसके कुछ फीचर्स हैं जो हम अभी आज एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस एक्ट है, इसके बेसिकली ये चैप्टर्स हैं कोई 11 और हर चैप्टर जो है वो उसमें फिर डिफरेंट फीचर्स हैं और उसके रूल्स हैं जो कि वो डिफाइन करती है कि कैसे होगा। तो एक तो जर्नल पहला चैप्टर है जिसमें डेफिनेशंस वगैरह और वो चीज़ें हैं। देन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज मैनेजमेंट पॉलिसी एंड प्रिंसिपल्स इसमें डिफाइन किए गए हैं। प्रूडेंट एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट उसकी कैसे होगी, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाएगा और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट कैसे क्रिएट की जाएगी। उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स सबका कॉन्सेप्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड ये भी इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं और इसमें इसकी परफॉर्मेंस को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए प्रॉपर एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी दिया गया है और एज ए फेडरल गवर्नमेंट उस शेयर होल्डिंग राइट्स जो है उसको कैसे एक्सरसाइज करना है और परफॉर्मेंस को कैसे मॉनिटर करना है और देन एनफोर्समेंट भी है इसमें। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और अब हम पहले चैप्टर की तरफ जाते हैं जिसमें जर्नल डेफिनेशंस हैं। बोर्ड जो है वो सेम मीनिंग रखता है इन केस ऑफ अ कंपनी जो भी स्टेट ओन्ड है, तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इसको बोर्ड कहते हैं। और स्टेटरी से स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं द गवर्निंग बॉडी एम्पावर्ड टू ओवरसी और मैनेज द अफेयर्स ऑफ सच स्टेटरी बॉडी और एंटरप्राइज। अगर कोई स्टेटरी बॉडी है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनी हुई है और कारपोरेशन है लाइक या पाकिस्तान स्टेट ऑयल या और ऐसी कारपोरेशन हैं जो कि गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ हैं, उनमें अगर बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो भी बेसिकली बोर्ड ही कहलाता है। इसमें कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है कि कौन सी एंटिटीज़ ऐसी हैं जो कि कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट होती हैं। उसकी डेफिनेशन है इन केस ऑफ अ कंपनी इफ द फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज द राइट टू अपॉइंट ए मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस, तो इस आर थ्रू एनी अदर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वेदर बाय वर्च्यू ऑफ फेडरल गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग, मैनेजमेंट राइट, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, वोटिंग एग्रीमेंट और अदरवाइज, तो ये इसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड देन उसके अलावा और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इसी में ही कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट है। इन केस ऑफ एन एंटिटी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ मजलिस शूरा द फेडरल गवर्नमेंट हैज द पावर टू अपॉइंट ए मेजॉरिटी ऑफ पर्सन्स हु आर डायरेक्टर्स ऑफ दैट एंटिटी और अदरवाइज हैज द पावर टू डिटरमिन द आउटकम डिसीजंस अबाउट द एंटिटीज मैनेजमेंट और फाइनेंशियल और ऑपरेशनल पॉलिसीज। तो ये बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंटिटीज कहलाएंगी। अच्छा, इसमें फिर एक कॉन्सेप्ट है कमर्शियल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज। अब आप ये देखें कि बहुत सारी एंटिटीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ने क्रिएट की जो कि कमर्शियल ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रही हैं। लाइक आप पावर सेक्टर में देख लें या आप गैस सेक्टर में देख लें, उसके अलावा भी बहुत सारी एंटिटीज हैं जो काम कर रही हैं जो कमर्शियल जिनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसको डिफाइन किया गया है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज एस्टैब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट 2017
अदर देन कंपनीज लाइसेंस अंडर सेक्शन 42 आप सबको पता है कि कंपनीज वो होती हैं जो कि जिनका जो ऑब्जेक्टिव ही होता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशंस होती हैं। ये भी खैर गवर्नमेंट ने बहुत सारी गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही हैं। और उसके अलावा कमर्शियल स्टेट ओन्ड एंटिटीज एंटरप्राइजेज दैट जनरेट्स द मेजॉरिटी ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए कमर्शियल बेसिस। तो ये इस तरह की जो एंटिटीज हैं उनको कमर्शियल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज कहा जाता है। अच्छा, इसमें फर्दर कुछ डेफिनेशंस हैं डायरेक्टर्स की। ये बेसिकली अगर आप कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखें या कंपनी लॉ देखें, उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट की गई हैं, बट दिस लॉ विल ओवरराइड द ऑल द प्रोविजंस कंटेन इन अदर लॉज, बिकॉज इसमें लिखा गया है कि ये लॉ जो है वो सुपरसीड करेगा। तो इसमें नॉमिनी डायरेक्टर बेसिकली कुछ डेफिनेशंस जैसे कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ मेरे सामने आ रही हैं। नॉमिनी डायरेक्टर डिस्क्राइब्स ए डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी जिसमें फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट शेयर होल्डर है, तो वो एज ए शेयर होल्डर जो नेचुरल पर्सन को रिप्रेजेंट, नेचुरल पर्सन उनको जो रिप्रेजेंट करता है एज ए शेयर होल्डर, उसको नॉमिनी डायरेक्टर कहा जाता है। इसी तरीके से प्राइवेट में भी, कंपनीज में भी ऐसा होता है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर होल्डर है तो उसका जो डायरेक्टर, जो नॉमिनी पर्सन होता है, वो नॉमिनी डायरेक्टर होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है, ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी था, और लिस्टेड कंपनीज के लिए जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स हैं, उस रेगुलेशंस हैं, उसमें भी है। और जो 2013 के कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थे, उसमें भी था। मींस ए डायरेक्टर हु इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर एंड इज नॉट डिसक्वालिफाइड एज पर सेक्शन 11 ऑफ दिस एक्ट। यानी इसमें वो सेक्शन 11 में बेसिकली डिसक्वालिफिकेशन का जिक्र है। और ओन्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, इन केस ऑफ ए कंपनी एंड एंटिटी इन विच द फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड्स 50% और मोर शेयर होल्डिंग, तो उसको ओन्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। और इन केस ऑफ ए स्टेटरी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज एंड एंटिटी विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड थ्रू द एक्ट ऑफ मजलिस शूरा। देन जी कुछ अब हम इसके चैप्टर 1 की तरफ आते हैं, जो एसओई एक्ट है। इसमें इसकी एप्लीकेशन, स्कोप और एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करता है। यहाँ से बेसिकली काम शुरू होता है कि किन किन पे ये एक्ट एप्लीकेबल होना है। इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं, डेफिनेटली वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें लिखा गया है कि ये एक्ट जो है किन पे अप्लाई होगा। ऑल पब्लिक सेक्टर कंपनीज एज डिफाइंड इन सब सेक्शन 54 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। आपको शायद अंदाजा होगा कि सब सेक्शन जो डेफिनेशंस का सेक्शन है कंपनीज एक्ट का, उसमें भी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज का कॉन्सेप्ट जो है वो लाया गया। जब अगर आप कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें या पब्लिक सेक्टर एंटिटीज की बात करें, तो वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज सेक्शन सब सेक्शन 54 में है। और उसमें भी बेसिकली यही बात है कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल, जिसमें डिसीजन मेकिंग मेजर जो है वो गवर्नमेंट की होगी या गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग होगी, वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज कहलाती हैं। और उसके बाद कॉर्पोरेट बॉडीज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड, जो इसमें बेसिकली अगर मैं सेक्शन 50 सब सेक्शन 54 पढ़ूं, पब्लिक सेक्टर कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट मीन्स ए कंपनी विच फॉल अंडर द क्राइटेरिया लेड डाउन इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ द एक्ट। एक पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी होती है, और उसके बाद पब्लिक सेक्टर कंपनी मीन्स ए कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकती हैं, which is directly or indirectly controlled, beneficially owned not less than 51% of the voting shareholding, securities and voting power of which are held by the government or any agency of the government or a statutory body, or in respect of which government or the statutory body, or in respect of which the federal government or any agency of the government or a statutory body has otherwise power to direct, to elect, nominate, appoint majority of its directors, and include public sector association not for profit licensed under section 42। तो ये public sector companies कहलाती हैं। Provided that the nomination of directors by the commission on the board of the securities exchange or any other entity or operation of any other law shall not make it public sector company। यानी जो securities जो कमीशन जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज और या किसी और एंटिटी में जो बोर्ड नॉमिनेशन करती है, उसको पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं कहा जाएगा, लेकिन अदरवाइज जिसमें गवर्नमेंट का डायरेक्टली कंट्रोल है उनको पब्लिक सेक्टर कंपनीज कहते हैं।
या इसके बाद फिर ये है कि कॉर्पोरेट बॉडीज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, या कॉर्पोरेट बॉडीज एस्टैब्लिश्ड अंडर द स्पेशल एनेक्टमेंट्स जैसे मजलिस शूरा या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत जो बनती हैं। अच्छा, उनके ऊपर ये बेसिकली एप्लीकेबल है, यानी तमाम पब्लिक कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो कि कंपनीज एक्ट में डिफाइंड हैं, या ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट हैं, या कॉर्पोरेट बॉडीज जो कि स्पेशल एक्ट्स के तहत, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स के तहत, प्रोविंशियल या फेडरल उसके तहत जो बनी हैं, उन सब पे ये एप्लीकेबल है। एक्सेप्ट आप ये देखें कि जो कुछ रेगुलेटर्स हैं वो भी बेसिकली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स के तहत बने हुए हैं, जैसे नेपरा, ओगरा और बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं। तो पीटीए है जैसे, इट एक्सक्लूड्स रेगुलेटरी बॉडीज विच आर एम्पावर्ड टू इशू लाइसेंसेज, ग्रांट टैरिफ्स, आर अंडरटेक इन्वेस्टिगेशंस एंड इंक्वायरीज रिगार्डिंग नॉन कंप्लायंस ऑफ देयर स्टेटरी फंक्शंस एंड पावर्स एंड सम एंटरप्राइज, क्योंकि वो खुद एक कंट्रोलिंग एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, वो बहुत सारे एंटिटीज को रेगुलेट कर रहे होते हैं, प्राइवेट को भी, इवन उनके अंडर जो गवर्नमेंट की भी कमर्शियल एंटिटीज आती हैं उनको भी रेगुलेट कर रहे होते हैं, तो वो जो है बेसिकली उसमें नहीं आते। एंड सम एंटरप्राइजेज प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशनल सर्विसेज, क्योंकि वो बेसिकली हेल्थ और एजुकेशनल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड जो भी गवर्नमेंट की एंटिटीज कर रही हैं वो भी इसमें फॉल, इसकी एक्सक्लूजन है इस एक्ट की एप्लीकेशन से। And certain state-owned enterprises may also be exempted based on specific criteria, यानी गवर्नमेंट और भी कुछ एंटिटीज को एग्जेम्प्ट कर सकती है इसकी एप्लीकेशन से, जो मीन स्पेसिफिक क्राइटेरिया गवर्नमेंट डिफाइन कर सकती है या नोटिफाई कर सकती है। अच्छा, द फेडरल गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड द एक्ट एप्लीकेशन टू अदर एंटिटीज एंड हैज द अथॉरिटी टू अमेंड द लिस्ट ऑफ इंक्लूडेड एंटिटीज एज नीडेड। इसमें कुछ एंटिटीज ऐसी हैं उनके ऊपर भी इसकी एक्सटेंशन हो सकती है, जैसा कि शेड्यूल 1 में है इसी एक्ट के, उसमें कुछ एंटिटीज दी हुई हैं। अगर आप एक्ट देखें, ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज एक्ट 2023 आपको मिल जाएगा कहीं से भी, आप जस्ट सर्च करेंगे या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे देखेंगे, उसके शेड्यूल 1 में कुछ एंटिटीज दी हुई हैं, उन तक भी इसकी एक्सटेंशन हो सकती है। अभी खैर नहीं है, करंटली दे आर, ये एक्ट जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड टू दोज, जिसमें पाकिस्तान रेलवेज है, क्योंकि ये ऑटोनमस बॉडीज हैं, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, कंपनीज इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उनके ऊपर भी इसकी जो कि पब्लिक फेडरल गवर्नमेंट ओन 42 की कंपनीज हैं उनके ऊपर भी इसकी एक्सटेंशन हो सकती है। एंड पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन एंड पाकिस्तान स्टेट ऑयल, तो ये इसी में ही एक्सक्लूजन में, उसके बाद इंक्लूजन की एक जो क्लाज है उसमें यह है कि इनके ऊपर एप्लीकेबल भी हो सकता है ये लॉ। अच्छा, देन जी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज के मैनेजमेंट पॉलिसी एंड प्रिंसिपल्स क्या होंगे जी। अब हम इसकी तरफ आते हैं, उसमें यह है कि फेडरल गवर्नमेंट विल डेवलप एंड सेट फोर्थ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज ओनरशिप एंड मैनेजमेंट पॉलिसी एवरी 5 years टू इम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड इन दिस एक्ट। ये एक मैनेजमेंट पॉलिसी जो है वो भी बेसिकली गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है 2023 में, अक्टूबर नवंबर में। उसके भी कुछ सेलिएंट, बेसिकली वो इसी लॉ की एक्सटेंशन है, कुछ चीज़ें जो इसमें एक्सप्लेन नहीं है उसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है और उसमें क्राइटेरियाज दिए गए हैं, वो एक करेगी आफ्टर एवरी 5 years। और ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट पॉलिसी में बेसिकली क्या है, क्या होगा, क्लैरिफिकेशन ऑफ शेयर होल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी द फेडरल गवर्नमेंट commits to defining its shareholding duties regarding state owned enterprises, और एक्टिव शेयर होल्डर एंगेजमेंट के सिलसिले में उसमें कुछ पॉलिसीज दी हुई होंगी, तो फेडरल गवर्नमेंट कैसे अपने आप को एंगेज रखेगी टू प्रोटेक्ट इट्स राइट्स इन द स्टेट ओन्ड एंटिटी एज ए शेयर होल्डिंग एंटिटी। देन है जी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट पॉलिसी में इफेक्टिव फिजिकल रिस्क मैनेजमेंट। फिजिकल रिस्क आपको पता है कि जो फाइनेंशियल रिस्क है उसको कैसे मैनेज करना है, इंश्योरिंग एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ फिजिकल रिस्क लिंक्ड विद द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। और टाइमलाइन ऑफ फॉर द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इसमें बेसिकली टाइमलाइंस भी डिफाइन की गई हैं कि ये पॉलिसी कब तक आएगी, जो कि आ चुकी है। द इनिशियल पॉलिसी मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड विद इन अ ईयर ऑफ दिस एक्ट्स एनेक्टमेंट, यानी जब ये होगा तो विद इन अ ईयर ही पॉलिसी पहली आ गई।
इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स सीकिंग इनपुट एंड ये तो बेसिकली सबसे पहले ये ड्राफ्ट आया था, उसके बाद इसको फाइनल किया गया। अच्छा जी, इसमें पॉलिसी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज की मैनेजमेंट पॉलिसी में जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होगा, ऑनरशिप क्राइटेरिया, एस्टेब्लिशिंग क्राइटेरिया एंड रैशनल ऑफ ओनरशिप, रिटेंशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, इसके बारे में पॉलिसी होगी। गवर्नमेंट्स गवर्नेंस रूल्स outlining the federal government role in governing the state-owned enterprises, exercise of shareholder rights, defining procedure for exercising shareholder rights in accordance with the acts of and the principle. देन जी पॉलिसी में और भी चीज़ें होंगी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फेडरल गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट डिविजन्स की क्या क्या होंगी। मॉनिटरिंग यूनिट ऑपरेशन, इसमें ऑपरेशन ड्यूरिंग डिफाइनिंग द ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट, ये एक बेसिकली की इदारा है जो कि 2021 में इस्टेब्लिश हो गया था अंडर द फाइनेंस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कि सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट जो है उसका क्या रोल होगा, बेसिकली वही एक सेंट्रल पॉइंट है जो तमाम स्टेट ओन एंटरप्राइजेज को कंट्रोल करेगा, या वो एक ओवरसाइट बोर्ड की हैसियत रखता है कि उसी ने सारा कुछ कंपाइल करना है और गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना है। तो उसके अंदर सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट जो है उसके बारे में पॉलिसी होगी। एंड एक्सेस टू द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ओन एंटरप्राइजेज डाटाबेस कैसे होगा। Competitive neutrality framework, ensuring fairness and neutrality in state-owned enterprises, और public sector obligation management, establishing a framework for managing the public sector obligations। तो ये तो पॉलिसी के बारे में। अभी स्टिल इट्स कंटिन्यू और कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज मॉनिटरिंग होगी, एंड देन बोर्ड नॉमिनेशन गाइडलाइंस भी उस पॉलिसी में दी जाएंगी। और आल्दो के इस एक्ट में भी पार्ट है जो कि नेक्स्ट चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे या देखेंगे। और डायरेक्टर्स परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन भी डिटेल से उस पॉलिसी का पार्ट हैं। Then conflict of interest regulations, इसमें basically defining procedure for identifying, reporting and resolving directors conflicts of interest, जिसमें डायरेक्टली अगर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, जैसा कि वो शुरू में था कि कौन सी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जो कि एक्सक्लूड हो सकती हैं, और उसके लिए भी एक क्राइटेरिया जो है वो दिया गया है इस पॉलिसी में। स्टैब्लिशिंग क्राइटेरिया फॉर एक्सक्लूडिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज फ्रॉम सर्टन प्रोविजंस, यानी एक्सेप्शंस दी जा सकती है। और उसके अलावा कुछ मिसलिनियस मैटर्स भी उसमें डिस्कस हो सकते हैं टू अलाइन विद द एक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स, कि उसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे और डिफाइन होंगे। देन जी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें दी जाएंगी। सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट का फंक्शन जो है उसके बारे में बताया जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट की ड्यूटीज जो हैं वो भी उसमें डिफाइन है। एंड देन जनरल प्रिंसिपल्स लाइक प्रूडेंट एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट, मेजरेबल परफॉर्मेंस के हवाले से बिजनेस प्लान्स की बात होती है कि बिजनेस प्लान्स बनाएगी हर स्टेट ओन एंटरप्राइजेज, और उसकी फिर रेगुलर परफॉर्मेंस जो है वो मेजर भी होगी। एंड जो मैनेजमेंट है उसकी दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, उनको अकाउंटेबल भी रखा जाएगा, और कॉम्पिटेंट और ऑनेस्ट मैनेजमेंट जो है उसकी भर्ती होगी। एंड ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस मीन डिमांडिंग फुल ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। monitored the performance, subjecting state owned enterprises to rigorous monitoring and review, यानी उनकी बड़ी strict monitoring होगी। competitive neutrality, promoting fairness in competition, protection of minority shareholders, यानी अगर फेडरल गवर्नमेंट 51% की शेयर होल्डर है और बाकी मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स है तो उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसको भी पॉलिसी गाइडलाइन में बताया गया है। देन जी प्रूडेंट एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट चैप्टर 3 इसमें यह है कि साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट, एवरी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस शैल अंडरटेक इट्स ऑपरेशन इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया फॉर साउंड एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट। और वो क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल स्किल in operations, then compliance of independent directors and CEO with fit and proper criteria, यानी इसमें जो independent directors रखे जाएंगे या CEO रखा जाएगा वो fit and proper criteria के तहत रखे जाएंगे, क्योंकि CEO और जो डायरेक्टर्स हैं बेसिकली वही कंपनी की मैनेजमेंट होते हैं।
और उस मैनेजमेंट ने कैसे परफॉर्म करना है उनके लिए बेसिकली सबसे पहले तो वो उन फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हूँ, यानी उस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या स्टेट ओन एंटरप्राइजेज उसके चलाने की अहलियत रखते हूँ। सफिशेंट नंबर ऑफ फिट एंड प्रॉपर पर्सन इन मैनेजमेंट, उसमें बेसिकली ये भी देखा जाएगा कि कितने एग्जेक्टिव्स, कितनी इस जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं उसको कितनी ज़रूरत है मैन पावर की, उसके हिसाब से इसमें इसमें भर्तियां होंगी। एंड मेंटेनेंस ऑफ एडुकेट अकाउंटिंग एंड अदर रिकॉर्ड्स, आप सबको अंदाज़ा है कि आप जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वही बेसिकली आपको ट्रू पिक्चर मुहैया करते हैं किसी भी स्टेट ओन्ड किसी भी एंटिटी की परफॉर्मेंस के हवाले से। तो इसमें आपको सफिशेंट रिकॉर्ड्स जो हैं वो रखने पड़ेंगे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में। ये भी इसमें ये जो लॉ है, जो एक्ट है एसओई एक्ट 2023, ये डिफाइन करता है। ये बेसिकली हमने उसकी आउटलाइन बेसिकली इस प्रेजेंटेशन में डाली है। अगर आप उसको तफसील से पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी फिर फर्दर बाकी चीज़ें हैं या बयान किया गया जो कि मैं साथ साथ कह रहा हूँ। देन जी इसमें अकाउंटिंग एंड अदर रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो अकाउंटिंग एंड अदर रिकॉर्ड शैल नॉट बी रिगार्डेड एज एडिक्वेट फॉर द पर्पस, उसके साथ साथ enable provision unless they enable prudent management of business, यानी इसमें business management भी होगी, ensure compliance with legal obligations imposed by the act and adhere to the professional standards and pronouncements applicable in Pakistan। यानी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो जो भी अदर लॉज हैं, स्पेशली टैक्स लॉज अगर उनके ऊपर जो जो एप्लीकेबल होते हैं उनके ऊपर उनकी भी एडहेरेंस जो है उनके ऊपर लाजमी होगी। देन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज की एफिशिएंट एंड प्रूडेंट मैनेजमेंट के हवाले से अगर देखें तो उसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो दिया गया है, टू ऑपरेट इन एन एफिशिएंट मैनर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स कंटेन्ड इन एंड एक्टिंग in accordance with their respective acts or articles and memorandum of association। यानी जिस मकसद के लिए वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज क्रिएट की गई है उसके मुताबिक स्ट्रिक्टली वो अमल कर रही है कि नहीं कर रही, और एफिशिएंटली कर रही है कि नहीं कर रही, ये बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया गया है और ये एक्ट उसको मॉनिटर कर रहा है। और अदर ऑब्जेक्टिव्स ये कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी डिसीजन इन द लॉन्ग टर्म, वो जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है उसकी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज जो भी डिसीजन मेकिंग होती है उसमें क्या क्या होंगे। द नीड टू फॉस्टर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज बिजनेस रिलेशनशिप विद सप्लायर, कस्टमर एंड अदर स्टेक होल्डर्स, ये तमाम चीज़ें इसमें बेसिकली अब डिटेल आना शुरू हो गई है कि उसमें ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, इवन उसके कस्टमर सप्लायर जो हैं उनके साथ रिलेशनशिप कैसे रखने हैं। द इम्पैक्ट ऑफ द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज ऑपरेशंस इन द कम्युनिटी एंड द एनवायरनमेंट, ये बेसिकली आप ये देखें कोई भी एंटिटी जो है उसकी कम्युनिटी और एनवायरनमेंट पे क्या असरात हो रहे हैं उसको भी देखा जाएगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज मेंटेनिंग ए रेपुटेशन फॉर हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ बिजनेस कंडक्ट, ये सारी चीज़ें, ये नहीं है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज जो है वो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह जैसे ट्रेडिशनली हमारा, अल्दो के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आल्सो मेंट टू सर्व द पब्लिक, लेकिन ये है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं वो बिल्कुल कमर्शियल डिसीजन में जैसे कोई प्राइवेट एंटिटी जो है वो काम कर रही है टू डू द बिजनेस, उसी तरीके से अपनी रेपुटेशन के हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेगी, इसको इंश्योर किया जाएगा। द नीड टू एक्ट फेयरली एज बिटवीन मेंबर्स ऑफ द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, ये भी इसके ऑब्जेक्टिव्स में शामिल होगा। देन कमर्शियल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं उसमें यह है कि वो तो तमाम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज के लिए स्पेसिफिकली जो है ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे। अगर कोई कमर्शियल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो कमर्शियल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज मस्ट जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यूज, यानी वो बेसिकली सेल्फ सस्टेन्ड एंटिटी होनी चाहिए to cover costs and ensure financial sustainability regardless of other laws। यानी उसके ऊपर कोई भी जो भी लॉज एप्लीकेबल होते हैं उसको कतई नज़र के उसमें कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे वो फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं हो सकती, बट कमर्शियली स्टेट ओन्ड एंटिटी जो है उनके रेवेन्यूज इतने होने चाहिए जो कि फाइनेंशियली स्टेबल कर सकें उस एंटिटी को। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उसमें बेसिकली जो कमर्शियली स्टेट ओनर कंपनीज हैं इस एक्ट में ये भी लिखा गया है कि फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स कमर्शियल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस टू टेक ऑन पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशंस कॉन्फ्लिक्टिंग विद देयर मेन ऑब्जेक्टिव अनलेस
स्टेटेड इन शेड्यूल 2, यानी इसमें जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी, स्पेशली फॉर दी पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशंस। पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशंस ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप यूटिलिटी कंपनी को ले लें, गैस को ले लें, तो उसमें वो कहते हैं कि उसकी अगर वो कमर्शियली ऑपरेट कर रही है तो उसको गवर्नमेंट जो है वो फोर्स नहीं करेगी कि आप गैस इतने में बेचें या उनको इतना चार्ज करें सो दैट कि वो अपने तौर पे अपने पाँव पे फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। तो इसलिए उसके डिसीजन मेकिंग में या कमर्शियल डिसीजन में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी। हाँ, कुछ चीज़ों में कर सकती है पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशंस में, वो शेड्यूल 2 में दिए हुए हैं। और शेड्यूल 2 में जो है वो बेसिकली कुछ स्टेटेड जो हैं, कुछ ऐसी सर्विस हो सकती है जो कि अदरवाइज कमर्शियली वाइबल ना हो। सपोज पाकिस्तान रेलवे के ऊपर भी जैसे एक्सटेंड हो सकता है, पाकिस्तान रेलवे ये कह सकता है कि फलां जो रेलवे लाइन है वो कमर्शियली वाइबल नहीं है, हम उसको बंद कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कैन इन्फोर्स कि नहीं वो पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ है, वहाँ पे पहुँचनी चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट इन्फोर्स कर सकती है। इसमें शेड्यूल 2 में दिया गया है इसी एक्ट के, जैसे कि प्रोवाइड अ स्पेसिफिक सर्विस और परफॉर्म स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। इस सिलसिले में फेडरल गवर्नमेंट जो है कमर्शियल ओन्ड स्टेट एंटरप्राइजेस को कह सकती है, या किसी एरिया में किसी स्पेसिफिक सर्विस को बंद करने के सिलसिले में भी वो डायरेक्शंस दे सकती है। और या इसमें लिखा हुआ है कि विद इन 1 month ऑफ रिसीविंग द रिटर्न प्रपोजल फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज मस्ट रिस्पॉन्ड टू द नोटिस इन राइटिंग with the reasons whether the state-owned enterprise agrees to give effect to the proposal। यानी कि इसमें भी बेसिकली एक फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको नोटिस देगी और जो एंटिटी है विद इन 1 month उसके साथ एग्री करेगी प्रपोजल को, एंड फाइंड्स द रिक्वेस्ट टू बी and if finds the request to be inconsistent with the primary objective of the state-owned enterprise, उसके बारे में भी बता सकती है। If the commercial state-owned enterprise gives a notice under clause 2 the federal government and the commercial state-owned enterprise जो है वो मस्ट एंटर इनटू गुड फेथ निगोशिएशंस, यानी उसमें वो जो कमर्शियल स्टेट ओन एंटिटी है वो अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी मनवा सकती है। तो ये शेड्यूल 2 में बेसिकली उसकी कंडीशंस लेड डाउन है कि अगर कोई ऐसी सर्विस जो कि कमर्शियली वाइबल नहीं है स्टेट ओन एंटरप्राइजेज के लिए, उसको कैसे इन्फोर्स करवाएगी फेडरल गवर्नमेंट। यानी फेडरल गवर्नमेंट की भी अब इन एंटिटीज में फुल्ली मर्जी नहीं चलेगी, बेसिकली इसको जैसे रन होना है अंडर द एक्ट वैसे ही एक्ट ये रन होंगी। सर जी, इसमें कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी एश्योरेंस है। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रांजैक्शन मेड बाय द कमर्शियल स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज रिमेन वैलिड एंड एनफोर्सेबल डिस्पाइट द आउटलाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। जो भी उसके कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे स्टेट या ट्रांजैक्शंस होंगी वो वैलिड रहेंगी, और ऑब्जेक्टिव्स और डिस्पाइट द आउटलाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, अगर इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन या कुछ चीज़ ऐसी है तो फिर भी वो वैलिड रहेंगे जो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑब्लिगेशंस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज की हैं। अच्छा, देन जी परफॉर्मेंस मेजर कैसे होगी इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज की, ये सबसे बड़ा मसला है। अब इसमें एक जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसमें ये दिया गया है कि हर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो है वो अपना एक बिजनेस प्लान बनाएगी। बेसिकली प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, हर साल शुरू होने से पहले एक बिजनेस प्लान बनाएगी, और जो कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, यानी एक साल पिछले अगले 3 सालों तक का फाइनेंशियल प्लान जो है वो जो पब्लिक सेक्टर एंटिटी है या स्टेट ओन एंटिटी है वो बनाएगी 3 साल का प्लान, एंड शैल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशंस, स्ट्रेटेजिक डिसीजन डायरेक्शन एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स। यानी उसमें पूरे की KPIs होंगे उस बिजनेस प्लान में, और बिजनेस प्लान में भी क्या क्या होगा वो भी पॉलिसी में, और इस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें गाइडलाइंस दी गई हैं कि बिजनेस प्लान में क्या क्या शामिल होना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज ऐसी है जिसकी कुछ सब्सिडरीज भी हैं तो उसका भी बिजनेस प्लान उसके साथ इंक्लूड होगा। इफ ए स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज हैज सब्सिडरीज द बिजनेस प्लान मस्ट इंक्लूड द इंफॉर्मेशन ऑन ईच सब्सिडरीज ऑपरेशंस, उसकी भी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस उसकी, और एज ए कंसोलिडेटेड वो तमाम जो है वो बनेंगी, और उसके बाद वो फेडरल गवर्नमेंट को
भेजी जाएंगी, यानी कि प्लान ड्राफ्टेड इन कंसल्टेशन विद द रेलेवेंट डिवीजन, यानी कि उसकी जो लाइन मिनिस्ट्री है उस स्टेट ओन एंटरप्राइजेज की, उसको भेजी जाएगी। और एज पर रूल्स ऑफ बिजनेस a draft of the plan is simultaneously submitted to the central monitoring unit of finance division of Ministry of Finance with the adopted plan later submitted to the federal government for information। यानी लाइन मिनिस्ट्री जो है उसको अप्रूव करेगी और सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट को सबमिट होगा और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट को भी इंफॉर्मेशन के लिए भेजा जाएगा। Then statement of intent, the board must adopt and publish a statement of corporate intent for the enterprise or the group including subsidiaries for that year and following 2 financial years as specified in schedule 3। यानी इसमें स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है ये एक बनाई जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो शेड्यूल 3 में इस एक्ट के जो है उसको मैं थोड़ा सा जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें एक फॉर्मेट दिया गया है बेसिकली, उसके अंदर ये लिखा जाएगा कि यानी कि उस एंटिटी का नाम क्या है। बेसिकली ये तमाम की तमाम सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट के पास इंफॉर्मेशन जानी है, तमाम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, और सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट जो है वो बेसिकली तमाम एसओईज का डेटाबेस मेंटेन कर रही होगी, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रही होगी, एनालाइज कर रही होगी और फेडरल गवर्नमेंट को उसके रिजल्ट प्रेजेंट करेगी। और अगर कोई डेविएशन हो रही होगी या कोई स्टेट ओन एंटरप्राइज सही परफॉर्म नहीं कर रही होगी तो देन फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन कर सकती है। तो वो स्टेटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंटेंट जो है वो जैसे सेक्शन 8 है ये बेसिकली, उसमें ये तमाम चीज़ें बेसिकली समरी ऑफ बिजनेस गोल्स उसके क्या होंगे ये बस भेजेगी। समरी ऑफ दी परफॉर्मेंस मेजर्स एंड बेंचमार्क्स केपीआईज वगैरह बना के भेजेंगे। स्ट्रेटजीज ऑफ द स्टेट ओन एंटरप्राइज ये भी उसमें डाली जाएंगी। देन करंट एंड एंटिसिपेटेड उसके यानी कि फाइनेंशियल मैटर कैसे चलेंगे, अभी क्या क्या बोरिंग चल रही हैं, अब आगे कितनी बोरिंग होगी, उसके फंड्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, फर्दर कैसी उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगी, ये बेसिकली बिजनेस प्लान का पार्ट है। The accounting policies that the state-owned enterprise will apply for the financial records and reporting, वैसे तो ये है कि अकाउंटिंग पॉलिसी उन्होंने कहा है कि IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो बनाएगी, लेकिन इसमें भी ये बेसिकली अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में भी उसमें क्या क्या पॉलिसीज़ जो हैं वो अडॉप्ट करेंगे। IFRS में भी बेसिकली लीनियंसी है कि आप कौन सा मॉडल जो है वो अडॉप्ट करते हैं। लाइक एक स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है वो IFRS IAS 16 है, जैसे कि कॉस्ट मॉडल है, एसेट्स की रिकग्निशन की, या रिवैल्यूएशन मॉडल है। तो तमाम पॉलिसीज़ जिस तरीके से अडॉप्ट करनी है वो भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो है वो कॉर्पोरेट स्टेटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंटेंट में लिखेगी। और समरी इंडिकेटिव बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर दी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज, ये तमाम चीज़ें उसका पार्ट होंगी। So then consolidated summary indicative balance sheet and profit and loss account including its subsidiaries, and then proposed dividend declaration and distribution policy, ये भी होगी कि उसके प्लान में क्या है कि कितना डिविडेंड डिक्लेयर करेगी और डिस्ट्रीब्यूशन उसको कैसे करेगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन, यानी कि वो जो गवर्नमेंट ने उसको पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन दी थी जिसकी वजह से उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी इफेक्ट हुई है, उसके बारे में भी बताया जाएगा उस प्लान में। तो जैसा कि यानी कि फेडरल गवर्नमेंट जो भी डायरेक्ट करेगी वो तमाम चीज़ें उस प्लान का पार्ट होंगी और उसमें उनको स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट की सूरत में भेजा जाएगा। देन जी रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, एक तो ये हो गया कि मेजरेबल परफॉर्मेंस कैसे होगी, थ्रू बिजनेस प्लान होगी, यानी 3 साल का बिजनेस प्लान जो है वो पब्लिक स्टेट ओन एंटिटी जो है SOE वो बेसिकली सबमिट करेगी। और उसके साथ उसको फिर मेजर कैसे करना है या मैनेजमेंट उसकी कैसी होगी। तो दिस चैप्टर अप्लाइज टू ऑल बोर्ड्स ऑफ द स्टेट ओन एंटरप्राइजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर प्रिवेलिंग लॉज, यानी इसके बोर्ड्स के ऊपर ये एप्लीकेबल है। ये बड़ी रेलेवेंट चीज़ है और इसको बेसिकली शुरू ही यहाँ से होता है कि आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है किसी भी स्टेट ओन एंटिटी का वो कैसा होगा, कैसे अपॉइंट होगा। तो इसमें सबसे पहले ये है कि बोर्ड नॉमिनेशन कमेटी एक बनेगी हर स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की। जो BNC है वो उसकी कंपोजिशन इसमें दी गई है कि वो कैसी होगी। उसमें मिनिस्टर इंचार्ज यानी लाइन मिनिस्ट्री जो भी है किसी भी एंटिटी की, यानी उसकी जो डिवीज़न है उसका मिनिस्टर इंचार्ज जो है वो उसका चेयरमैन होगा, और सेक्रेटरी ऑफ द डिवीज़न उसका एक मेंबर होगा, और सेक्रेटरी ऑफ द फाइनेंस डिवीज़न और हिज नॉमिनी वो तो हर स्टेट ओन एंटिटी की BNC में शामिल होगा।
बेसिकली ये फाइनेंशियल मॉनिटरिंग, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की फाइनेंस डिवीजन जो है वो डायरेक्टली हमेशा इन्वॉल्व रहेगी, और जो सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट है वो भी बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, तो फुल कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होगा। देन इसकी जो नॉमिनेशन कमेटी है वो बोर्ड नॉमिनेशन कमेटी का जैसे मैंने बता दिया कि वो उसकी कंपोजिशन क्या होगी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। उन्होंने आइडेंटिफाई करना है और रिकमेंड करना है कैंडिडेट्स फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पोजीशंस। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है वो स्टेट ओन एंटिटीज़ में अपॉइंट होने हैं। ऑल्दो कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो था उसमें भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट था, जैसे कि लिस्टेड कंपनीज में भी है। और उसके अलावा उन्होंने एक्स ऑफिशियो पोजीशंस जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे नॉमिनीज होंगे उनको भी उन्होंने ही रिकमेंड करना है। और प्रोसीजर इसमें क्या होगा कि एडहेरेंस टू द पॉलिसीज ऑफ मेरिट, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, ट्रांसपेरेंसी, डाइवर्सिटी एंड फेयरनेस, जिसका पॉलिसी में बड़ी डिटेल से जिक्र है कि उसको ट्रांसपेरेंसी को और मेरिट को कैसे फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया भी बेसिकली दिया हुआ है कि कौन सा होगा, और उस हिसाब से आपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको आपने नॉमिनेट करना है। और मेथड्स इंक्लूड इसमें बेसिकली और भी मेथड, एडवर्टीजमेंट भी हो सकती है, इनविटेशन, हेड हंटिंग एजेंसी या डेटाबेस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वहाँ से बेसिकली इसकी डेटाबेस PICG जो मेंटेन करता है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वहाँ से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स लिए जाएंगे। और गवर्नमेंट के एक्स ऑफिशियो जो मेंबर्स नॉमिनेट होंगे उनकी भी बेसिकली रेलेवेंट पोजीशंस के लिए एलिजिबिलिटी देखी जाएगी। अच्छा जी, इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की फिर डिसक्वालिफिकेशन के बारे में ऑलमोस्ट सेम है जो कि कंपनी लॉ में भी है, कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे उसमें अगर जो नहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता वो कौन होंगे, जो कि डेफिनेटली अंडर दी 18 ईयर्स ऑफ एज है, या हु इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, यानी डायरेक्टर कोई भी नेचुरल पर्सन के अलावा नहीं हो सकता। who is an undischarged bankrupt in any jurisdiction, who has convicted any offense or prohibited under the statute, person who is declared mentally unfit, या who is इसमें बेसिकली जो एक बात है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की सर्विस में है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि प्राइवेट कंपनीज में भी, लिस्टेड कंपनीज में भी जो शेयर होल्डर है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट होता है उस कंपनी में। तो इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, वो सर्विस इन गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए। और मजलिस शूरा या प्रोविंशियल असेंबली, यानी पार्लियामेंट या प्रोविंशियल असेंबली का भी पार्ट नहीं होना चाहिए, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है डेफिनेटली। पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर भी कोई नहीं होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और या एम्प्लॉई ऑफ ए स्टेट ओन एंटरप्राइज, यानी उसी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का जो कोई एम्प्लॉई है वो भी, या किसी दूसरी का भी इवन, वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। तो कंपोजिशन बोर्ड की कैसे होगी जी? बेसिकली जो टोटल बोर्ड होगा किसी भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर होंगे, एक्स ऑफिशियो मीन के गवर्नमेंट नॉमिनीज, एंड CEO बेसिकली एक अपॉइंटमेंट होती है, एक जो कि उस किसी भी एंटिटी को रन करता है पोजिशनली, और उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो डीम्ड डायरेक्टर होता है बेसिकली। और मेजॉरिटी मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इसमें एक चीज़ जो कि जिसका ख्याल रखा गया है अभी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में, कि जो मेजॉरिटी होगी डायरेक्टर्स में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होगी, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले नहीं होंगे। जैसे अगर किसी के 10 डायरेक्टर हैं तो उसमें 6 जो हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, 4 जो हैं वो एक्स ऑफिशियो होंगे। लिमिटेशंस इसमें फिर दी गई हैं, डायरेक्टर्स लिमिटेड टू 5 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज के, एक जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो 5 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस से ज़्यादा का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। और टेन्योर जो है इसमें बेसिकली एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी भी एंटिटी का 9 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता, और उसमें भी फिर बीच में ब्रेक है कि ये बेसिकली बात याद रखने वाली है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का एक दफ़ा 3 साल के लिए अपॉइंट हो गया, बेसिकली 3 साल के लिए इसकी अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर्स की, या टर्म है या टेन्योर है वो 3 साल का होता है, और दूसरी दफ़ा हो गया, उसके बाद गैप होगा, और उसके बाद तीसरी दफ़ा हो सकता है, और उसके बाद किसी भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का सेम बंदा, सेम इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा।
ये यानी कि नॉमिनेशन या बोर्ड कंपोजिशन के बारे में बताया गया है, और उसके बाद फर्दर इसमें टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर्स, और ए डायरेक्टर वंस अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड स्पेसिफाइड अंडर द एप्लीकेबल लॉ। जैसे कि एप्लीकेबल लॉ की मैंने 3 साल इसलिए बात की, नॉर्मली जो कंपनीज एक्ट के तहत कंपनीज इनकॉर्पोरेट हैं उसमें डायरेक्टर्स की टर्म 3 साल है। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वंस अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट शैल नॉट बी रिमूव्ड, यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फेडरल गवर्नमेंट यानी कि बीएनसी जो है जब उसको नॉमिनेट कर देगी तो उसको रिमूव नहीं किया जा सकेगा अनटिल अनलेस द डायरेक्टर इज फाउंड टू बी इन नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यानी या डायरेक्टर फेल्स टू फुलफिल हिज रिस्पांसिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, एंड या डायरेक्टर इज फाउंड टू एक्ट इन अ मैनर detrimental to the successful management and operations of the state owned enterprises, the director is found guilty of misconduct। यानी इन चीज़ों में अगर पाया जाएगा तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, अदरवाइज वो डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भी अपॉइंट कर दिया गवर्नमेंट ने वो रहेगा। डिफेक्ट और इरेगुलरिटी इन अपॉइंटमेंट, अच्छा ये एक बात बेसिकली ये है कि समझने वाली है कि कोई भी एक्ट उस स्टेट ओन एंटरप्राइजेज का अगर किसी डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट की वजह से कोई एक्ट है तो वो बेसिकली इरेगुलर कंसिडर नहीं किया जाएगा। मींस नो एक्ट प्रोसीडिंग अ डिसीजन ऑफ द बोर्ड शैल बी इनवैलिड बाय रीजन ओनली ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ए वैकेंसी इन, यानी या कोई वैकेंसी खाली है फिर भी कोई फैसला हो गया है, और डिफेक्ट और इरेगुलरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड, उसकी यानी इरेगुलरिटी या कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड जो है वो सही नहीं हुई तो उसकी वजह से उस एंटिटी के जो भी डिसीजन है वो फिर भी वैलिड रहेंगे। देन जी ये भी गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस है, मैनेजमेंट रिस्पांसिबल के अंडर चैप्टर 5 में आता है कि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के चेयरमैन और सीईओ शुड बी सेपरेट, जैसा कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी ऐसा ही है। चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट रिस्पांसिबल फॉर बोर्ड लीडरशिप, चेयरमैन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट बेसिकली अपॉइंट करेगी, एंड सीईओ मैनेजेस, सीईओ जो है उसको बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वो भी फेडरल गवर्नमेंट की बीएनसी करेगी और वो डे टू डे ऑपरेशंस मैनेज करेगा। सीईओज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सीईओ जो है वो डेफिनेटली जैसे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इस लॉ में भी उसको डिफाइन किया गया है, मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोर्ड्स अप्रूव्ड स्ट्रेटजीज, फाइनेंशियल ओवरसाइट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीईओ की होती हैं एज नॉर्मल फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। इसमें बेसिकली फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया की बात है, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया इस लॉ में भी और पॉलिसी में भी दिया गया है। इसमें यह है कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेज के लिए टू इंश्योर फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सीईओ, कंपनी एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी एंड सीनियर मैनेजमेंट ऑफिसर्स, वो शेड्यूल 4 में फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया दिया गया है। और शेड्यूल 4 में जो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा जस्ट मैं पढ़ देता हूँ कि फिट एंड प्रॉपर पर्सन कौन होगा, हैज़ द स्किल्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू असिस्ट द स्टेट ओन एंटरप्राइजेज, यानी कि रेलेवेंट स्किल होगा, हैज़ एटलीस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यानी कि जो सीनियर मैनेजमेंट है, और अगर कोई बिजनेसमैन है तो गुड रिकग्नाइज्ड प्रोफेशनल विद रेलेवेंट सेक्रेटोरियल एक्सपीरियंस होगा उसका, फाइनेंशियली लिटरेट होगा, हैज़ नो convictions or civil liabilities, has good reputation and character and exhibits high ethical standards, is not disqualified to act as a director, यानी कि वो डायरेक्टर बनने का अहल हो तो तभी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बन सकता है। हैज़ नॉट बीन सब्जेक्ट टू एनी एडवर्स ऑर्डर पास बाय द सिक्योरिटीज एंड, यानी किसी और कंपनी के सूरत में उसके खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर या कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई होगी तो वो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में फॉल करेगा। हैज़ नॉट बीन सब्जेक्ट टू एन ऑर्डर passed by the Securities and Exchange Pakistan or any other regulatory authority withdrawing or refusing to grant any license or approval to him which has a bearing on the capital market, ये यानी कि कैपिटल मार्केट में अगर वो किसी ऐसी कंपनी में डायरेक्टर है जिसमें उसको लाइसेंस रिफ्यूज़ल हो गई है उस बंदे की वजह से तो वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का अहल नहीं होगा। डज नॉट सफ़र फ्रॉम ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इंक्लूड्स पोलिटिकल ऑफिस होल्डर्स वेदर आर नॉट इन लेजिस्लेटिव रोल, ये बेसिकली शुरू में भी उसकी इन एलिजिबिलिटी में भी ये डिफाइन किया गया था और यहाँ पे भी फर्दर बाद में भी फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में भी दिया गया। अच्छा जी, इंडिपेंडेंस, देन पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, ये एक
चैप्टर 6 है इस एक्ट में, उसमें पावर्स फंक्शंस ऑफ द बोर्ड डिफाइन किए गए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ द बोर्ड पे बेसिकली फोकस है कि ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, बोर्ड ऑटोनॉमी इंश्योर्ड इन अकॉर्डेंस विद द अडॉप्टेड बिजनेस प्लान, यानी जो बिजनेस प्लान अप्रूव हो गया वंस, उसके मुताबिक बोर्ड ने तमाम फैसले तमाम उस कंपनी को चलाना है और उसमें उनको ऑटोनॉमी होगी, यानी इसमें दोबारा गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर प्रायर फेडरल गवर्नमेंट अप्रूवल, यानी इसमें अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस उसमें चेंज होती हैं तो उसकी फेडरल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, प्रोक्योरमेंट एक सबसे बड़ा ग्रे एरिया होता है किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटिटी में, जिसमें प्रोक्योरमेंट में बेसिकली हाईली एथिकल और स्टैंडर्ड्स चाहिए जिससे आप यानी कि फेयर डील्स कर सकें। तो इसमें बेसिकली प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ पे भी जोर दिया गया है कि इंडिपेंडेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ होनी चाहिए विद द अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट विच कंप्लाई विद द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाईज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई, यानी कि उसके मुताबिक जो उसकी गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक कंप्लाई होने चाहिए, और जो पेपरा रूल्स हैं उसकी भी कंप्लायंस में प्रोक्योरमेंट होगी इस पब्लिक सेक्टर एंटिटी में। अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसका भी क्राइटेरिया दिया गया है। सीईओ अपॉइंटेड अंडर द परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी सीईओ जो है वो भी परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट होगा, यानी ये एक बेसिकली बड़ी रिलेटिव टर्म इसमें दी गई है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में, क्योंकि स्टेट हैज़ बिजनेस प्लान, उसमें परफॉर्मेंस मेजर भी होगी। और यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी मज़ेदार दी हुई है कि सीईओ और एग्जीक्यूटिव्स का जो रेम्यूनरेशन होगा वो भी फिक्स और वेरिएबल होगा। यानी फिक्स और वेरिएबल कैसे होगा, कुछ पे उसकी फिक्स होगी, कुछ उसके जो गोल्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ लिंक होंगे। तो ये बेसिकली प्योरली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जैसे कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी होता है, उस सूरत में यानी कि मेन अगर वो तमाम जो KPIs हैं उनको मीट करेगा तो तब कुछ चीज़ें जो हैं उसको रेम्यूनरेशन में मिलेंगी, अदरवाइज जो मिनिमम फिक्स पे है उसी पे ही काम करेगा। तो ये भी एक अच्छी टर्मिनोलॉजी इन्होंने यूज़ की है। नॉट ओनली सीईओ, बाकी जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट होगी उस कंपनी की, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज की, उनके जो पेज हैं वो फिक्स और वेरिएबल इस हिसाब से होंगी कि रिफ्लेक्टिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स के साथ लिंक होगी। देन जी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर होल्डर्स एंड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, यानी कि बोर्ड जो है वो इंश्योर करेगा कि शेयर होल्डर ऑब्लिगेशंस आर मेट, टाइमली इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन उनको शेयर होल्डर्स को मिल रही है, डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बोर्ड मेंबर्स एंड एम्प्लॉइज, उनका कोड ऑफ कंडक्ट बोर्ड मेंबर्स का जो है वो भी दिया गया है। कोड ऑफ कंडक्ट जो है पॉलिसी में भी डिफाइन है कि वो क्या क्या होगा। एनफोर्समेंट ऑफ सिस्टम्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इस पे भी बेसिकली इंटरनल कंट्रोल जो है बोर्ड उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा। इंश्योर्स इंटेग्रिटी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट वायलेटर्स ऑफ द कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये भी बोर्ड की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अच्छा जी, देन इसमें ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट है, जैसा कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी पब्लिक सेक्टर लिस्टेड कंपनीज में भी है और इसमें भी पहले था कि एक ऑडिट कमेटी होगी, और उसके अलावा भी कमेटीज़ हैं जो कि बन सकती हैं, जैसा कि पॉलिसी में भी कुछ डिफाइन है, लेकिन ऑडिट कमेटी इज़ द मेन कमेटी जिसकी कंपोजिशन भी बताई गई है कि फाइनेंशियली लिटरेट मेंबर्स होंगे उसके, एंड मेजॉरिटी शुड बी फ्रॉम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। और एक्सक्लूजन ऑफ चेयरमैन एंड सीईओ, यानी सीईओ और चेयरमैन उसका ऑडिट कमेटी का मेंबर नहीं होगा, बेसिकली वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और जो मेंबर्स हैं वो होंगे बेसिकली। और इसकी ऑडिट कमेटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्होंने एक्सटर्नल एडिटर्स की अपॉइंटमेंट को रिकमेंड करना है, उसके अलावा सेफ गार्डनिंग ऑफ एसेट्स, रिव्यूइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कोऑर्डिनेटिंग ऑडिट्स, और उसके अलावा इंटरनल इरेगुलरिटीज़, इंटरनल कंट्रोल्स में कोई मसला है तो वो हाईलाइट करना है, और इन्वेस्टिगेटिंग डेविएशंस फ्रॉम द कोड ऑफ कंडक्ट अगर कुछ हो रही है तो वो भी उन्होंने हाईलाइट करना है। ये ऑडिट कमेटी का भी बड़ा रोल है जी इसमें, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज के जो ये कॉर्पोरेट जो SOE एक्ट है इसके तहत। देन बोर्ड मीटिंग्स का भी इसमें बेसिकली डिफाइन किया गया है कि बोर्ड मीटिंग्स जो है एटलीस्ट इन एवरी 2 मंथ्स बोर्ड जो है वो मिलेगा, और एडिशनल मीटिंग्स भी हो सकती हैं। और डिसीजन मेकिंग इसमें कैसे होगी, डिसीजंस ऑफ द बोर्ड शैल बी टेकन बाय मेजॉरिटी, हाउएवर
इसमें एक चीज़ रखी गई है उन्होंने कि द फॉलोइंग डिसीजन शैल रिक्वायर ए डिसीजन बाय 3/4 मेजॉरिटी विच शैल इंक्लूड ए वोट ऑफ द नॉमिनी डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट नेमली। यानी ये कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो कि 3/4 मेजॉरिटी से पास होंगे। वैसे तो मेजॉरिटी से कोई भी फैसला होगा, लेकिन इन सूरतों में ये जैसे अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ऑफिसर ऑफ द स्टेट ओन एंटरप्राइज, उस सूरत में फेडरल गवर्नमेंट जो है उसका नुमाइंदा भी साथ, जो डायरेक्टर है एक्स ऑफिशियो, वो साथ शामिल होगा और 3/4 मेजॉरिटी से पास होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट होगी। अप्रूवल ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंटेंट, यानी जो बिजनेस प्लान है, कॉर्पोरेट इंटेंट है, वो भी बेसिकली 3/4 मेजॉरिटी से अप्रूव होगा। प्रपोजल फॉर सेल ऑफ साइजेबल एसेट्स, यानी कि कुछ स्टेट एंड एंटरप्राइजेस के एसेट्स हैं साइजेबल, साइजेबल रिलेटिव टर्म है लेकिन मटेरियलिटी के कॉन्सेप्ट को रखा जाएगा। अकाउंटेंट्स समझते हैं कि साइजेबल और मटेरियलिटी क्या होती है। उसकी अगर डिस्पोजल होगी तो उस सिलसिले में भी 3/4 मेजॉरिटी चाहिए होगी। एनुअल बजट स्टेटमेंट अप्रूवल, यानी उस एंटिटी का जो एनुअल बजट होगा उसके लिए भी 3/4 मेजॉरिटी चाहिए होगी, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा भी साथ शामिल होगा। एंड सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी, इस सूरत में भी। एंड चेयरमैन होल्ड्स कास्टिंग वोट इन केस ऑफ ए टाई, डेफिनेटली जैसे कि नॉर्मली मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं। इंडेमनिटी के सिलसिले में डायरेक्टर, सीईओ एंड एम्प्लॉइज इम्यून, इसमें इम्यूनिटी बेसिकली एक चीज़ को दी गई है कि अगर सीईओ, डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज कोई भी काम गुड फेथ में करते हैं, अगर वो गलत भी हो जाता है तो उसको इम्यूनिटी दी जा सकती है। ये बेसिकली एक चीज़ है। एनी हो, ये इट हैपन्स लाइक कि अगर कोई भी काम गुड फेथ में हो और उसका रिजल्ट अगर ठीक ना भी आए, कुछ भी अनफोर्सीन हो सकता है, तो उस सूरत में इम्यूनिटी होगी। देन जी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस। अब चैप्टर 7, इसमें फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी सबसे पहले आती है। द बोर्ड शैल इंश्योर दैट द स्टेट ओन एंटरप्राइज अलॉन्ग विद इट्स सब्सिडरीज मस्ट कीप रिटन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, यानी रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन करने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। और मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में क्या क्या शामिल है? एक्यूरेट रिकॉर्डिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन एंड फाइनेंशियल स्टेटस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स, ये यानी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो हैं ये भी आइडेंटिफाई करनी है और उसका डिस्क्लोजर भी होना है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द IFRS और इस एक्ट के तहत भी। रिक्वायरमेंट ऑफ अदर रिपोर्ट स्पेसिफाइड बाय द एक्ट, जैसे कि बाकी रिपोर्ट्स भी हैं वो भी देनी है। और रिकॉर्ड्स टू बी प्रिजर्व्ड फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, ये कंपनी लॉ की भी यही रिक्वायरमेंट है, इसमें भी यही दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज परमिटेड इफ रिट्रीवेबल एंड कन्वर्टेबल, यानी रिकॉर्ड्स आप इलेक्ट्रॉनिकली भी अब सेव कर सकते हैं थ्रू स्कैनिंग और समथिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे जी। प्रिपरेशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द एंटरप्राइज एंड सब्सिडरीज एनुअली प्रिपेयर होंगी एंड कंप्लायंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होगा। एंड डिक्लेरेशन बाय द बोर्ड ऑन फाइनेंशियल पोजीशन एंड कंप्लायंस, ये बोर्ड भी उसके ऊपर डिक्लेयर करेगा कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन और कंप्लायंस टू द लॉ क्या है। यानी ये कंप्लायंस रिपोर्ट जैसा कि कॉर्पोरेट कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी है, यहाँ पे भी कंप्लायंस रिपोर्ट बोर्ड जो है वो देगा। एनुअल रिपोर्ट सबमिशन रिक्वायरमेंट है। एनुअल रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट को जमा होगी विद इन 4 months आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड्स एज पर फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड अंडर शेड्यूल 4, यानी उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। शेड्यूल 6 इसी लॉ की, उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यानी वो डिस्क्लोजर्स है बेसिकली, वो उसके मुताबिक एनुअल रिपोर्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को पेश होगी। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी प्रूवन, इसमें यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट में नहीं शामिल की जा सकती, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की हो सकती है, तो अलाउड विद द बोर्ड डिस्क्रिप्शन, यानी कि ओमिशन उसकी हो सकती है उस रिपोर्ट से, और वो सेपरेट, यानी कि सबमिशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट टू द फेडरल गवर्नमेंट डिटेलिंग ओमिशंस एंड रीजन, तो फेडरल गवर्नमेंट को वो अलग से बेसिकली ओमिशंस जो हैं उसके बारे में बताया जा सकता है। पब्लिकेशन ऑफ समरी ऑफ एनुअल रिपोर्ट, ये विद इन 1 month ऑफ सबमिटिंग द रिपोर्ट टू द फेडरल गवर्नमेंट, यानी फेडरल गवर्नमेंट को 4 महीने में आपने सबमिट करनी है इस सोलिक स्टेट ओन एंटिटी में, उसके 1 महीने के अंदर अंदर समरी रिपोर्ट जो है वो पब्लिकेशन करनी है वेबसाइट पे। उसकी अपनी वेबसाइट होगी या उसकी लाइन मिनिस्ट्री जो है गवर्नमेंट डिवीजन जो है उसकी वेबसाइट पे उसको पब्लिश भी करना है, और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर्स में भी सर्कुलेटिंग इन पाकिस्तान उसमें भी देना है।
और कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट टारगेट्स एंड बेंचमार्क्स उसमें शामिल होने चाहिए। हाफ ईयरली रिपोर्ट भी सबमिट करनी है टू द फेडरल गवर्नमेंट, और वो होगी जैसे फर्स्ट हाफ खत्म होता है उसके 2 मंथ्स के अंदर अंदर हाफ ईयरली रिपोर्ट भी सबमिट करनी है फेडरल गवर्नमेंट को इस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में। Then जी shareholding rights and federal government federal government as a major shareholder in state owned enterprises उसके क्या rights और powers होंगी वो भी इस एक्ट में दी गई हैं। जैसा कि exercise of the powers and rights, federal government exercise all shareholder power and rights under the law or constitution of the state owned enterprises. Power exercise subject to provisions of this act ये इसको डिस्क्राइब किया गया है और प्रोसीजर इसमें दिया गया है कि शेयर होल्डर राइट्स एक्सरसाइज एज पर स्टेट एंटरप्राइज ओनरशिप एंड मैनेजमेंट पॉलिसी उसके मुताबिक होंगे। डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर्स ऑथराइज टू एक्ट एज ए शेयर होल्डर ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एट स्टेटरी मीटिंग्स, ये भी बेसिकली कैसे गवर्नमेंट अपने जो नॉमिनी है उनको मीटिंग्स अटेंड करने के लिए नॉमिनेट करेगी, उन्होंने अटेंड करनी है। अदर नेसेसरी मेयर्स भी फॉर एफिशिएंट शेयर होल्डिंग राइट्स एक्सरसाइज बाय द फेडरल गवर्नमेंट ये एक्सरसाइज कर सकती हैं। ओवर राइडिंग इफेक्ट प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन प्रिवेल ओवर कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोसीजर इन अदर लॉज, यानी कि इसमें जो प्रोवाइड किया गया है चैप्टर 8 ऑफ द एसओई एक्ट ये बेसिकली ओवर राइड करेगा अगर किसी और लॉ में कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं तो। ये जी डिस्क्लोजर है एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोजर डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट थोड़ा सा रह गया जी, उसके बाद हम इसको कैसे शुरू करना है या इसकी ऑपरेशनल मैनेजमेंट कैसे होनी है या इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है इस एसओई एक्ट को स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज ने, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ इमरान मलिक साहब हैं। इमरान मलिक साहब आप सब जानते हैं कि इस पार्टनर टीएमआरसी, एफसीएमए हैं, एलएलबी हैं, आईसीएसपी हैं, तो वो भी मेरे साथ हैं आज इस एसओई एक्ट के बारे में जो हमारा वेबिनार है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसके बारे में वो बताएंगे। वी आर जस्ट फिनिशिंग, जस्ट एक दो स्लाइड्स और रह गई हैं। इसमें यह है कि शेयर होल्डिंग राइट्स के बारे में डिस्क्लोजर बाय द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट सबमिट एनुअल डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट टू द बोर्ड। चेंजेस रिपोर्टेड विद इन 2 वीक्स सब्जेक्ट टू द बोर्ड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, ये भी सारा है। और गवर्नमेंट डायरेक्टर्स फेडरल गवर्नमेंट एम्पावर टू डायरेक्ट डिस्क्लोजर ऑफ स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स उस कंपनी को दे सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेसी, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर शुड नॉट कंप्रोमाइज इंडिविजुअल प्राइवेसी। और कंडीशंस ऑन डिस्क्लोजर, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज में प्रपोज रीजनेबल कंडीशंस ऑन पब्लिक डिस्क्लोजर सब्जेक्ट टू फेडरल गवर्नमेंट अप्रूवल, जैसा कि वो बताया था कुछ ओमिशंस हो सकती हैं जो कि पब्लिक जो कि उस एंटिटी के इंटरेस्ट में हो सकती हैं जो पब्लिक नहीं की जा सकती, उसके बारे में एक्सक्लूजन भी हो सकती है। देन इन सब को स्टेट ओन एंटरप्राइजेज को जैसा कि शुरू में मैंने बताया था कि मॉनिटर कौन कर रहा है, मॉनिटर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट है जो कि 2021 में इस्टेब्लिश हो गया था फाइनेंस डिवीजन के अंदर, और इसको इस लॉ में दोबारा डिफाइन किया गया कि सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट इस्टेब्लिश्ड इन दी फाइनेंस डिवीजन इस्टेब्लिश हो चुका है। और सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट क्या करेगा, मेंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, और इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड उसके पास जो होगी स्टेटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंटेंट जो कि बिजनेस प्लान के साथ पार्ट है, रिपोर्ट्स एंड अदर प्रेस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन उसके पास होगी तमाम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की। और उस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को एनालाइज एंड रिकमेंडेशंस अंडरटेक एनालिसिस ऑन फाइनेंशियल, कमर्शियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, यानी इसमें प्रोफेशनल्स भर्ती होंगे एफएमयू में जो सीएमयू है, और वो उसका एनालिसिस करेंगे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का, रेशियो एनालिसिस करेंगे, परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे, ऑपरेशनल एनालिसिस करेंगे, कमर्शियल एनालिसिस करेंगे, और देन रिकमेंडेशंस फेडरल गवर्नमेंट को भेजेंगे ऑन द परफॉर्मेंस एंड गवर्नेंस मैटर्स ऑफ दैट स्टेट ओन्ड एंटिटी। तो इसका मतलब है कि अगर रिपोर्टिंग होगी, मॉनिटरिंग होगी, तो डेफिनेटली वी होप कि उस एंटिटी की परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी, बिकॉज उसको अंदाज़ा होगा स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को कि देयर इज समबडी हु इज मॉनिटरिंग आवर परफॉर्मेंस।
अच्छा जी, सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट में फिर और भी हैं कि ओवरऑल उसका स्कोप क्या है एनालिसिस का, ओवरऑल परफॉर्मेंस, एडहेरेंस टू द ऑब्जेक्टिव्स उस एंटिटी के क्या है, इन्वेस्टमेंट रिस्क, मेजर ट्रांजैक्शंस, एफिशिएंसी, कंप्लायंस, रिफॉर्म्स, ऑप्शंस एंड अदर रेलेवेंट मैटर्स जितने होंगे सब का एनालिसिस करेगी। और उसके बाद रिपोर्टिंग उसकी क्या होगी, इशू पब्लिक पीरियोडिक रिपोर्ट्स। पीरियोडिक मीन इसमें पॉलिसी में शायद जिक्र है इसका कि पीरियोडिक कितनी मीन 6 मंथली जैसे कि उसमें है कि उनको रिपोर्ट करेंगे या बाई मंथली करेंगे। ऑफ स्टेट एंड परफॉर्मेंस एंड रिलेटेड मैटर्स सबमिट रिपोर्ट्स टू द फेडरल गवर्नमेंट एटलीस्ट वंस एवरी हाफ ईयर, यानी हाफ ईयर एक हर 6 महीने के बाद रिपोर्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को जाएगी हर स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की। पब्लिशेस एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट विद फेडरल गवर्नमेंट्स अप्रूवल। देन जी सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट जो है वो उसकी डिस्क्लोजर क्या क्या करेगी, स्टोर सबमिशन रिक्वायरमेंट जो है स्टेट एंटरप्राइजेज मैंडेटेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट एज पर एक्ट update and correction obligations to update and correct the information within 15 days of the change or error discovery, यानी कि उनकी रिपोर्ट में अगर कोई एरर है तो वो 15 डेज में उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। कंप्लायंस विद द नोटिसेस, अगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कोई नोटिस आता है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट ओन एंटरप्राइजेज टू कंप्लाई विद द डिस्क्लोजर नोटिसेस बाय द सीएमयू विद इन 10 वर्किंग डेज। सीएमयू जो है अगर स्टेट ओन एंटरप्राइजेज को नोटिस भेजता है इन्फॉर्मेशन के बारे में या कोई चीज़ पूछता है तो उसको 10 डेज में वर्किंग डेज में रिस्पॉन्ड करना स्टेट ओन एंटरप्राइजेज के लिए ज़रूरी होगा। देन जी एनफोर्समेंट, अब ये है कि अगर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो फिर क्या होगा, उसको इन्फोर्स कैसे किया जाएगा। तो इसमें यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉनिटरिंग कमेटी, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक ये अभी नहीं बनी है, एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाएगी, एस्टेब्लिश अ कमेटी विद इन द फेडरल कैबिनेट जो कि फेडरल कैबिनेट का पार्ट होगी टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट एंड कोऑर्डिनेशन फॉर कंप्लायंस डिवीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेयर्स ऑफ स्टेट एंटरप्राइज, यानी कि जिस कोई लाइन मिनिस्ट्री है जो भी वो एज आउटलाइन इन रूल्स ऑफ बिजनेस में बेसिकली ये डिफाइन है कि किस एंटिटी का कौन सी लाइन मिनिस्ट्री है। विद एलेबोरेट द बोर्ड ऑफ रिस्पेक्टिव एंटरप्राइज, द कोऑर्डिनेशन aims to ensure adherence to the Act's provision covering aspects such as business plan development, corporate intent statements, annual reports, internal control system establishment, CEO appointment। यानी उस सिलसिले में कंप्लायंस जो है वो लाइन मिनिस्ट्री की डिवीजन जो है वो उसको इंश्योर कराएगी। और डेलीगेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट फंक्शंस एक्सेप्ट फॉर द रूल मेकिंग of independent director appointment, the federal government may execute its functions and powers under this act directly or through delegation of its divisions or a designated body corporate. In case of establishing a body corporate, its responsibility to also encompass those of the central monitoring unit. रिस्पॉन्सिबिलिटी will also encompass, इसमें यानी कि मैंने इस लॉ में ऐसे प्रोविजन दी गई है, अल्लो कि अभी तो नहीं बनी, हो सकता है कि इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की मॉनिटरिंग के लिए भी एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी जो है रेगुलेटर बन जाए। तो ये इसमें जस्ट एक इशारा दिया गया, अभी तक बना नहीं है, अभी सीएमयू ही बना रहा है या डेलीगेट की जा सकती है फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स जो कि उनको मॉनिटर करने की। देन जी इसमें पावर टू मेक रूल, डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। स्कोप ऑफ रूल मेकिंग, कंडीशन फॉर रूल में, तो पावर टू मेक रूल सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ प्रायर पब्लिकेशन, वो जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट का एक तरीकाकार है उसके मुताबिक होगी। पावर टू इशू डायरेक्टर सर्कुलर एंड गाइडलाइंस, फेडरल गवर्नमेंट की ही ये भी पावर है कि वो डायरेक्टर्स कोड गाइडलाइन सर्कुलर और नोटिफिकेशन इशू कर सकती है इसमें फर्दर भी। और फर्दर ये है कि इसका एक आखिरी मिसलिनियस चैप्टर है जो कि कुछ चीज़ों को डिफाइन कर सकता है, करता है कि दी सबसेक्शन इंश्योर्स दैट एक्शन टेकन बाय द स्टेट एंटरप्राइजेज बिफोर द कमेंसमेंट। इसमें यह है कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेज कुछ पहले से भी काम कर रही हैं, अगर वो पहले से काम कर रही हैं तो इस एक्ट के आने से वो यानी कि मीन जैसे काम कर रहे हैं वो इफेक्ट नहीं होंगे, वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, जो उन्होंने फैसले लिए हुए हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। हाउएवर यानी कि मीन एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स एंड प्रोसीडिंग्स, एग्जिस्टिंग ऑर्डर रूल्स नोटिफिकेशंस अपॉइंटमेंट ये जो पहले फेडरल गवर्नमेंट की डिफरेंट आ चुकी हैं वो भी इन्फोर्स रहेंगी। दे आर डीम टू बी इन्फोर्स अंडर द न्यू एक्ट, यानी कि अभी वो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है नए एक्ट के मुताबिक अगर हैं तो वो इसी तरीके से इसके साथ कंटिन्यू कर जाएंगी। और इसमें ये है कि पर्सन जो इसमें पोजीशंस में पर लोग अपॉइंटेड हैं वो भी उसी तरीके से काम करते रहेंगे। हाउएवर
जब से ये एक्ट आया है उनकी यानी कि मीन अगर टर्म्स और बाकी चीज़ें जो है इसके मुताबिक मॉडिफाई हो जाएंगी, और लेकिन वो जो टर्म्स और बाकी चीज़ें जो चेंज होंगी उसका बैक डेट से इम्पैक्ट नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा, उसका अभी से होगा, लेकिन वो उसी तरीके से काम कर रहे होंगे। Then harmonization of laws within a year of the act enactment, the federal government commits for initiating legislation to align the laws governing statutory-owned state enterprises with the act's period hearing and inconsistencies. यानी अगर कोई और laws जिसमें कोई inconsistencies हैं स्टेट ओन एंटरप्राइजेज एक्ट के साथ, जैसे कोई पब्लिक सेक्टर एंटिटी है अगर कोई बनी हुई है थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उसमें अगर कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं तो वो उसको इसके साथ हार्मोनाइज करने के लिए 1 साल के अंदर अंदर लेजिस्लेशन जो है वो होगी। और कोई भी डिफ़िकल्टी जो है उस सूरत में, इन केस ऑफ एनी चैलेंज फॉर इम्प्लीमेंटेशन, फेडरल गवर्नमेंट इज empowered to issue orders ensuring compliance with the act's provisions while resolving and enforce difficulties. These orders must align with the act's principles and aim to facilitate for smooth execution. तो अब इसमें शेड्यूल्स का जिक्र था, वैसे तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता रहा हूँ कि एंटिटीज जिनके ऊपर लॉ एक्सटेंड हो सकता है, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस यानी शेड्यूल हैं, इसी लॉ का पार्ट हैं। कंप्लायंस एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 42 कंपनीज जो हैं, पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज सर्विस, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, और इस लिस्ट में और भी शामिल हो सकती हैं जिनके ऊपर ये लॉ इन्फोर्स हो सकता है या एक्सटेंड हो सकता है। देन शेड्यूल 2 फ्रेमवर्क फॉर इन्फोर्सिंग पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशंस, यानी कि वो कमर्शली स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ जो हैं वो उन्होंने अगर कोई ऐसी सर्विस देनी है जो पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन है तो वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशन के साथ वो इम्प्लीमेंट होगा। तो इस शेड्यूल में दिया गया है। शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 3 में स्टेटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एक इंटेंट जो कि बिजनेस प्लान का एक पार्ट है, उस शेड्यूल 3 में उसकी गाइडलाइन पूरी मिलेगी, पूरी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई हैं। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फॉर द बोर्ड और उसकी अपॉइंटमेंट्स जो हैं उस सूरत में वो शेड्यूल 4 में दिया गया है। और उसके साथ साथ शेड्यूल 5 में मैटर्स कवर्ड अंडर द कोड ऑफ कंडक्ट, ये उसके शेड्यूल 5 में है। और शेड्यूल 6 में डिटेल्स टू बी सबमिटेड इन द एनुअल रिपोर्ट, ये शेड्यूल 6 में। तो इसके साथ ही हमारा एससीओ एक्ट की प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में अब इमरान मलिक साहब हमारे साथ हैं। ही इज़ पार्टनर TMRC FCM में। ही इज़ एक्सपर्ट ऑफ कॉर्पोरेट मैटर्स एज वेल, हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट। तो इमरान मलिक साहब, नाउ आई हैंड ओवर द कंट्रोल टू यू। मैं आपके साथ ही हूँ, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में सीधा जो हमने डिस्कशन किया उसके बारे में बताएं, एंड हाउ टू स्टार्ट विद। कुछ तो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज ने इसको स्टार्ट कर लिया है, कुछ ने नहीं किया, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? थैंक यू मियां साहब, एंड अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जी माशाल्लाह, मियां साहब ने बहुत अच्छी तरह इस तमाम जो एससीओ एक्ट है एंड रिलेटेड पॉलिसी उसको ऑलमोस्ट कोई आप 1 घंटा और 15 मिनट, 1.25 घंटे से आप लोग पेशेंसली सब्र से इसको समाअत फरमा रहे थे। तो अभी जैसे कि मियां साहब ने हुक्म फरमाया है कि इसमें जो कुछ सीधा बातें हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी कैसे होनी है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इसमें जैसे कि मियां साहब ने बताया था कि इसमें 11 चैप्टर्स हैं जो डिफरेंट चीज़ों को गवर्न करते हैं, और इसमें से जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं वो चैप्टर 5 है एससीओ एक्ट का भी और पॉलिसी का भी, जो कि डिफाइन करता है या एलेबोरेट करता है कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द एससीओ कंपनीज, एससीओ जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं उनका बोर्ड कैसे फॉर्म होगा। सबसे पहले तो इसमें जो है मिनिस्टर इंचार्ज जो भी उसकी डिवीजन है, जिस डिवीजन के अंडर वो कंपनी फॉल करती है स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज, उसका जो मिनिस्टर इंचार्ज है वो इस बोर्ड नॉमिनेशन कमेटी का मेंबर होगा, और वही जो मिनिस्टर इंचार्ज है वो उस बोर्ड नॉमिनेशन कमेटी का चेयर भी होगा, मतलब चेयरमैन होगा। कभी बाज औकात ऐसा भी होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी मिनिस्ट्री का खुद भी इंचार्ज होता है। तो इस केस में वो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके किसी भी ही मे नॉमिनेट एन अदर मेंबर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू बी द चेयर ऑफ द कमेटी। तो इस केस में प्राइम मिनिस्टर
किसी और मेंबर को भी उसमें चेयर ऑफ द कमेटी, जो बोर्ड नॉमिनेशन कमेटी है, उसमें अपॉइंट कर सकता है। तो दूसरा बंदा कौन होगा उसमें? सेक्रेटरी ऑफ द डिवीजन टू विच द एससीओ रिलेट, एंड द थर्ड वन इज सेक्रेटरी फाइनेंस। अब सेक्रेटरी फाइनेंस कितनी कंपनीज में होगा? तो इस सूरत में उन्होंने ये भी दिया हुआ है, आर हिज नॉमिनी ऑफ एट लीस्ट BPS 21, मीन्स के सेक्रेटरी फाइनेंस खुद या उसका जो नॉमिनी है एट लीस्ट ग्रेड 21 का, वो उसका बोर्ड नॉमिनेशन कमेटी का मेंबर होगा। तो तीन लोग इसमें बेसिकली बोर्ड नॉमिनेशन कमेटी के होंगे, और ये बोर्ड नॉमिनेशन कमेटी जो है SCO ने इन अलाइन विद इन जो भी उसका डिवीजन है इसके साथ मिल के ये उसका एक बोर्ड नॉमिनेशन कमेटी बनेगी। एंड देन ऑलरेडी एक्सप्लेन कि उन्होंने करना क्या है। मैं कोशिश करूंगा कि वो बातें बताऊं जो आगे पॉलिसी में बयान की गई हैं या जिसको थोड़ा सा मियां साहब ने स्किप किया है उनको, ताकि बयान करूं ताकि कोई एडिशन उसमें हो सके। अब उसमें कि किस तरह से उन्होंने अपॉइंट करना है, और मेरिट पे कॉन्फिडेंशियलिटी, ट्रांसपेरेंसी, और उसमें एडवर्टीजमेंट, इनविटेशन, हेड हंटिंग, और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी हैं। अब बोर्ड की जो फॉर्मेशन है, प्रेफरेबली बोर्ड जो है वो 5 to 11 मेंबर्स होना चाहिए, अनलेस अदरवाइज उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन मीन मेमोरेंडम आर्टिकल्स में अगर कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई कि बोर्ड की जो तादाद है वो ज़्यादा है या कम है, तो प्रेफरेबली उसकी जो बोर्ड की जो स्ट्रेंथ है वो 5 to 11 होनी चाहिए। और इसमें बोर्ड की जो फॉर्मेशन है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक्स ऑफिशियो एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो मेजॉरिटी में होने चाहिए। फिर इसमें पॉलिसी में एक और बात इन्होंने कही है कि जो उसमें जेंडर की रिप्रेजेंटेशन है, मींस के मेल एंड फीमेल, वो जेंडर रिप्रेजेंटेशन भी जो है उसमें इंश्योर करनी चाहिए। उन्होंने उसमें कोई तादाद या नंबर का नहीं कहा, एडवोकेट जेंडर की रिप्रेजेंटेशन, मीन के अगर 11 बंदों का है तो 2 हो जाए, तो आई थिंक दैट शुड बी एनफ। एंड वन थिंग के बोर्ड के अंदर यंग प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल को भी एटलीस्ट 1 प्राइवेट सेक्टर से, ताकि उसमें यंग ब्लड और नई इनोवेशंस आए, तो प्रेफरेबली 40 इयर्स से नीचे का एक बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर वो भी अपॉइंट बोर्ड में होना चाहिए। और बाकी ये है कि वो एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एकेडमिया होना चाहिए, उसकी remuneration, उसकी डिपेंडेंट डायरेक्टर नॉमिनेशन शुड बी मेड कंसिडरेबली द एबिलिटी ऑफ द नॉमिनी टू डेवलप द रिक्वायर्ड टाइम टू effectively undertake the responsibility of director। टेन्योर जो है उसका वो 3 साल है एज पर कंपनी लॉ। जो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है वो फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, एंड CEO जो है जो है वो डेफिनेटली बोर्ड ने अपॉइंट करना है। और इसमें एक और जो बात है जो पॉलिसी में बयान की गई है कि ईच डायरेक्टर ऑफ द SCO विल हैव टू सेटिस्फैक्टरली complete director training program for SCOs। This customized program for directors of SCOs will be developed by the SCCP in partnership with other stakeholders। The directors will take this training within 6 months of the appointment। तो जो SCO के लिए डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेसिफिकली डिजाइन है वो भी विद इन 6 मंथ्स उन्होंने इसको डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम को करना है। फर्दर जो बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि उन्होंने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ इंटरनल एडिटर एंड कंपनी सेक्रेटरी और इन सब की अपॉइंटमेंट करनी है। और जो बाकी इसमें यह है कि बोर्ड ने इंश्योर क्या करना है, बोर्ड के जो कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसमें अब 4-5 कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो पॉलिसी में बयान किए गए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कंप्लायंस ऑफ पॉलिसी और एक्ट है। बोर्ड का सबसे बड़ा काम, जो कोर काम, यह है कि उसने इसकी कंप्लायंस एक्ट और पॉलिसी की करनी है। बिजनेस प्लान डेवलप करना है फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स, एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट इंटेंट सबमिट करनी है सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट को, एनुअल बाय एनुअल रिपोर्ट्स, टाइमली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और जो रिपोर्टिंग टू है सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट CMU। ये जो है ये इस बोर्ड का जो कोर एक्टिविटी है जो इन्होंने
परफॉर्म करनी है। तो ये कुछ चीदा बातें थी कि बोर्ड की जो बोर्ड नॉमिनेशन कमेटी एंड बोर्ड की जो अपॉइंटमेंट है या उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस तरह लोगों की अपॉइंटमेंट होनी है और फर्दर बोर्ड की जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ही मैंने बयान करने की कोशिश की है। थैंक यू। This is all, and I thank Mr. Imran Malik for his contribution, and also my team, Mr. Uzair and Ms. Fajr, and Noman and Shahab for arranging this informative webinar for our audience. And we thank you all for sparing your valuable time. And we normally conduct such technical sessions, webinars for the benefit of our participants, and we will continue to hold such things, such webinars in future also. Thank you so much. Thank you again.